Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. Back again with another lecture of a new topic that is hydrogen bonding. So let's get started. बेसिकली आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एक बहुत ही आसान टॉपिक है. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेसिकली अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. सो यहाँ पर जो चीज़ मेन देखने वाली है वो हमारे पास क्या है कि जी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड द अदर थिंग इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. अब हम कहते हैं कि जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस एंड इट इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड्स. सो अब हम बेसिकली देखते हैं नीचे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या. यहाँ पर जैसे कि शो किया गया है दो मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं. एक मॉलिक्यूल में हम लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन का एटम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन का एटम है. और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है हमारे पास उसके अंदर क्या है लोन पेयर लगा हुआ है इसके साथ, यानी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान जैसे ही इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन को नजर आएगा दूसरे मॉलिक्यूल में एक ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और उसके ऊपर लोन पेयर होगा. ये क्या करेगा, ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा. दिस इज, और इसको हमेशा हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए बेसिकली हमारे पास होती हैं कंडीशंस. अगर ये कंडीशंस फॉलो करेंगे कंपाउंड्स तो तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. अब हमारे पास कंडीशंस क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि वो वाला हाइड्रोजन एटम जिसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है इट मस्ट बी कोवलेंटली बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. यानी कि हम लोग देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन जो है सपोज हमारा ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. अगर हम लोग देखते हैं NH में तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के काबिल है बिकॉज इट इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन. सिमिलरली हम लोग कहते हैं कि FH में जैसे कि जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के काबिल है बिकॉज इट इज अटैच्ड विद फ्लोरीन विच इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये है कि हाइड्रोजन ने जिस एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है इट मस्ट बी एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट हैव अ लोन पेयर, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. हम एक ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये तीनों जो एटम्स हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं. बेसिकली जैसे यहाँ पर हमें दिखाया गया कि हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. क्यों, अगर हम यहाँ पर देखें ये बेसिकली एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन विच इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इट मीन्स कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है. और जैसे ही इस हाइड्रोजन को नजर आएगा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में क्या है ऑक्सीजन है जिसके ऊपर क्या है लोन पेयर मौजूद है. तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन फौरन से इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा. इसी तरह से हम लोग FH की बात करते हैं तो यहाँ पर भी HF में भी हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है. एज हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद फ्लोरीन विच इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इट मीन्स कि इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ये हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और दूसरी तरफ इसको जो दूसरा HF में मॉलिक्यूल दूसरा जो एटम है फ्लोरीन उसके ऊपर बेसिकली क्या है एक लोन पेयर है. लोन पेयर के थ्रू ये क्या करेगा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा. इस वजह से HF में जो होती है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके टाइप्स को. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलेकुलर को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंट्रा मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि आपके पास एक ही मॉलिक्यूल है और उसी मॉलिक्यूल की आपस में ही एक के साथ ही मतलब आपस में उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसी मॉलिक्यूल की. तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है ये हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है और हम देख रहे हैं कि इसी मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट एटम्स हैं जिनके अंदर क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. जैसे कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि C है एटम और इसके पास क्या है लोन पेयर और इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन में मौजूद है. ये क्या करेंगे आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे.
दूसरी तरफ हमारे पास क्या है जी, दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इंटर मींस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर होगा, जबकि जो हमारा दूसरा एटम है जिसके ऊपर लोन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो हमारे दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर होगा। सो ये क्या करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। तो इट विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, दैट इज इथानॉल है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, वाटर है। तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि इथानॉल का ऑक्सीजन जो है, चूंकि उसके पास लोन पेयर है, और दूसरी तरफ हमारे पास वाटर का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है, इन दोनों के दरमियान में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जो कि यहाँ पर इसको शो किया गया है। और हम लोग देखते हैं अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास बेसिकली सैलिसिल एल्डिहाइड में आ जाएगी। दूसरी तरफ हम लोग देख सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के केस में। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड के केस में हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे बेंजीन है, साथ इसके ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, और ऑर्थो पोजीशन पे इसके OH भी मौजूद है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और दूसरी तरफ जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। सो ये क्या कर लेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देंगे। और इसी तरह से हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का भी देखते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है, बेसिकली ये OH है, फिनोल है, और फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो लगा हुआ है। सो नाइट्रो का जो ऑक्सीजन है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो सबसे पहले जो हमारे पास इफेक्ट आता है, हम बात करते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट की। मोस्टली ये बोला जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बढ़ जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन प्रोपेन एंड डाइमिथाइल ईथर। वाई रीजन, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या देखते हैं कि एज वी नो कि इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी आपस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस एन एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनके अंदर जो वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके अलावा एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि प्रोपेन में और डाइमिथाइल ईथर में नहीं होती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इथानॉल को अगर हम लोगों ने, मतलब अगर इथानॉल को बॉयल करना हो, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ये ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एडिशनल फोर्सेज आ गई हैं। सो इस वजह से हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथानॉल जो होता है वो ग्रेटर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। प्रोपेन और डाइमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि जो इनके हाइड्रोजन होते हैं, दे आर नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, क्योंकि वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि वो एक कार्बन के साथ अटैच होते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आता। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है, हम लोग डिस्कस करते हैं जी सॉलिबिलिटी के बारे में। हम कहते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि वाई मिथानॉल एंड इथानॉल आर सॉलेबल इन वाटर। सो सॉलेबल इन वाटर होने का मतलब ये है कि अगर हमें मिथानॉल को सॉल्बल करवाना है ना, इट मीन्स कि मिथानॉल की इंटरेक्शन होनी चाहिए वाटर के साथ। जिस चीज़ को सॉल्बल करना है वाटर के अंदर, इसका मतलब है कि उसकी इंटरेक्शन वाटर के साथ होनी चाहिए। अब हम कहते हैं कि मिथानॉल एंड इथानॉल आर सॉल्बल इन वाटर। रीज़न क्या है जी, मिथानॉल और इथानॉल सॉल्बल इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है उन दोनों में। मिथानॉल का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, सिमिलरली इथानॉल का मॉलिक्यूल वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इट मीन्स कि ये सॉल्बल हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है जी, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो लेस सॉल्युबल होता है इन वाटर देन पैरानाइट्रोफिनोल। अब यहाँ पे भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जिसकी वजह से ये लेस सॉल्युबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी जी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोग कहते हैं कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल लेस सॉल्युबल होता है और पैरानाइट्रोफिनोल ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाकर देखें, यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या है जी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के केस में क्या है कि इसके दरमियान में हो जाती है इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये अवेलेबल ही नहीं है कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि सोलबिलिटी तब ही होगी जब वाटर मॉलिक्यूल उस चीज़ के साथ इंटरेक्ट करेगा जिसने इंटरेक्शन करना है। अब यहाँ पे देखें, जिसको हम लोगों ने सोलबल करवाना है उसका वाटर के साथ रिएक्ट करना लाजमी है।
यानी कि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के साथ लाजमी होनी चाहिए। अब ये जो मॉलिक्यूल है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये वाटर के साथ कोई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, इट मीन्स इट इज़ नॉट सॉल्युबल, ये इसकी सॉल्युबिलिटी हम कहेंगे कि लेस होगी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है, पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जिसका नाइट्रो मतलब कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये जो इसका हाइड्रोजन है, दे आर फ्री टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। सो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इट मीन्स के पैरानाइट्रोफिनोल जो होगा हमारा वो सॉल्युबल हो जाएगा। पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, जबकि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है उसमें हमारे पास इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी एसिडिक स्ट्रेंथ को। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोग हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि जी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी कि जो सैलिसिलिक एसिड होता है हमारे पास, इट इज मोर एसिडिक देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब रीजन क्या है, हम जब भी किसी चीज की एसिडिक स्ट्रेंथ को देखते हैं तो हम बेसिकली दो चीजें देखते होते हैं। सबसे पहले कि कौन इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा, दूसरी चीज हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्जुगेट एनाइन जो है वो किस मतलब जो एनाइन बनेगा कॉन्जुगेट बेस जो एनाइन बन रहा है वो किसका ज्यादा स्टेबल बनेगा। सो अगर हम देखें तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बोथ आर एसिडिक, सो प्रोटॉन तो इन्होंने रिलीज करने ही करने। अब हम लोगों ने ये देखना है कि कौन सा एसिड जो है वो जल्दी से प्रोटॉन रिलीज करेगा। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इसकी स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन पे। हम देख रहे हैं अगर हम लोग देखें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को, तो हम देखते हैं कि अगर ये अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देता है तो रिलीज करने के बाद ये बन जाते हैं COO नेगेटिव। और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये जो नेगेटिव है, यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन भी मौजूद है। जैसे ही इस हाइड्रोजन को ये नेगेटिव चार्ज नजर आएगा, फौरन से ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, चूंकि यहाँ पर हमारे पास इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और एज अ रिजल्ट इट फॉर्म्स अ कीलेट, यानी कि हमारा एनाइन जो है और ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो अगर हमारा एनाइन स्टेबल हो गया है और ज़्यादा, इट मीन्स कि ये क्या करेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फौरन से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, फौरन से हाइड्रोजन को निकाल के ये स्टेबल एनाइन बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि अगर हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की बात करें तो इसमें जो एनाइन बनता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, इट इज नॉट दैट मच स्टेबल। सो इसका एनाइन इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इस वजह से हम कहते हैं चूंकि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का एनाइन ज्यादा स्टेबल है, वो जल्दी से प्रोटॉन रिलीज करेगा, जो जितना जल्दी प्रोटॉन रिलीज करता है वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। सो हम कहेंगे कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि मोस्टली देखने में ये आता है कि अगर हम टॉटोमरिज्म की बात करें, दैट इज कीटो इनोल टॉटोमरिज्म, तो हम लोग ये देखते हैं कि कीटो फॉर्म्स होती है मोस्टली ज़्यादा अबंडेंट होती है, वो ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती है। लेकिन इन केस ऑफ डाई एसिटिक एस्टर्स या फिर हम कह सकते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर्स 2,4 पेंटेन डायोल, हम क्या कहते हैं कि इनमें इनोल परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। रीज़न क्या होती है, रीज़न इनमें होती है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि यहाँ पर इन केस ऑफ दीज डाई कीटोन्स हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी जो इनोल फॉर्म होती है उसमें हो जाती है इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम क्या कहते हैं 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, कीलेट फॉर्मेशन हो जाती है। उस कीलेट फॉर्मेशन की वजह से ये जो इनोल है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, इस वजह से इसकी परसेंटेज होती है वो ज़्यादा हो जाती है। सो इन दीज केसेस हमारे पास 70% जो है वो इनोल फॉर्म पाया जाता है और 76% इनोल फॉर्म है और 24% जो है वो कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करती है। सो this was all about, I hope so कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned, subscribe to my channel.